तो नमस्कार दोस्तों, हम लीगल हब 24 आपका स्वागत करते हैं हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको FIR से लेकर जजमेंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको जितने भी इशू क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में होते हैं तो वो इस वीडियो के थ्रू आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज समझ लेनी होगी कि क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि FIR के आधार पर होती है, दूसरा कंप्लेंट के जिसे हम कोर्ट में धारा 156(3) CRPC में FIR के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्रिमिनल केस ट्रायल के प्रकार में आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ पुलिस के द्वारा की गई FIR ट्रायल के बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो क्रिमिनल केस ट्रायल है हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग चार्जशीट फाइल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तथा दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल और तीसरा जजमेंट के बाद की अपील होगी। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट आता है जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्राइम की सूचना पुलिस को देना या उन्हें मिलना या फिर उनसे शिकायत करना होता है। दोस्तों क्राइम की शुरुआत होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उसकी सूचना पुलिस को देना। जो सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है और जो क्राइम से प्रभावित होता है वह विक्टिम यानी कि एक पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ क्राइम होते हुए देखा हो लेकिन वह उसका हिस्सा नहीं हो, तो वह शिकायतकर्ता हो सकता है, ना कि पीड़ित हो। दोस्तों इसके बाद बात आती है लोगों के दिल में कि क्या पुलिस भी शिकायतकर्ता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस स्वयं किसी भी क्राइम की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर गश्त पर है और वह कोई क्राइम होते हुए देखे तो वह स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस अपने किसी भी मुखबिर से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस क्राइम में भी पुलिस ऑफिसर की शिकायतकर्ता होगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है FIR दर्ज करना। 154 CRPC में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। दोस्तों जब भी पुलिस को क्राइम की सूचना मिलती है उसका पहला काम होता है धारा 154 CRPC में FIR को रजिस्टर करना। अगर समय नहीं है और मौके पर पहुंचना भी ज़रूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात को काबू करेगी, फिर इसके बाद FIR रजिस्टर करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप आता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, शिकायतकर्ता या फिर पीड़ित का मेडिकल करवाना। तो यहाँ पुलिस FIR करने से पहले या फिर FIR करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे सबसे पहले शिकायतकर्ता आरोपी दोनों पार्टियों को मेडिकल के पास के सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। दोस्तों इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है अरेस्ट, पुलिस बेल या जमानत। दोस्तों सबसे पहले पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके उसके किसी भी परिचित को जानकारी देती है। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर लिखित में जानकारी देती है। अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वह धारा जमानती है तो वे आरोपी को पुलिस स्टेशन में ही जमानत पर छोड़ देगी। इसके लिए वे किसी जमानती की मांग भी आरोपी से कर सकते हैं। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है तो पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आरोपी को जेल भेज देगी या फिर आरोपी को जमानत देने के पावर कोर्ट में ही होगी। दोस्तों इसके बाद बात आती है आरोपी द्वारा जमानत करना। दोस्तों अगर कोई आरोपी घटनास्थल से अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह अपनी अग्रिम जमानत भी कोर्ट से ले सकता है या फिर पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके भी जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर भी कोर्ट में बेल के कैंसिलेशन फाइल कर सकता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि पुलिस के द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना।
तो दोस्तों एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वह केस की निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वही केस की जांच भी करता है और घटना की जगह का नक्शा बनाता है। ज़रूरी कागजात व्यक्तियों को डिपार्टमेंट से भी वही लेता है। गवाहों की धारा 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज करता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है डिस्चार्ज शीट या फिर चार्ज शीट फाइल करना। दोस्तों अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है तो वह डिस्चार्ज समरी एफआर कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकता है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो केस को शिकायतकर्ता या केस के किसी पीड़ित की प्रोटेस्ट पिटीशन पर चला सकती है। अगर ऐसा नहीं है, कोई आरोपी के खिलाफ सबूत है, तो आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने के समय सीमा 60 दिन या फिर 90 दिन होती है, जो कि केस की धारा ऊपर निर्भर करता है। जो केस बड़ी दरों में रजिस्टर होते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, जान से मारने की कोशिश इत्यादि में 90 दिनों में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी धाराओं में 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। लेकिन यह नियम तभी लागू होते हैं जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। आरोपी बेल पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में ज़्यादा समय भी लगा सकती है। यह समय सीमा कई महीनों और सालों का भी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बताएंगे कि चार्जशीट में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में यह चीज़ें शामिल होती है। नंबर 1, दोनों पार्टी शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम होना चाहिए। नंबर 2, केस की सूचना की प्रकृति कि केस की सूचना कैसे मिली। नंबर 3, शिकायतकर्ता की शिकायत की प्रति। चौथी चीज आती है शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट और पांचवी चीज आती है आरोपी की गिरफ्तारी या बेल की संबंधित पेपर। इससे अगला पॉइंट है सभी गवाहों के बयान, लड़की के 164 सीआरपीसी के बयान। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है अन्य कोई केस से संबंधित पेपर या उसके अलावा। दोस्तों ये तो बात आ गई पहले पार्ट की जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है क्रिमिनल केस ट्रायल। चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को समन द्वारा बुलाकर चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है तो वकील द्वारा 207 सीआरपीसी में कोर्ट के सामने आवेदन करके वे पेपर कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर लेखबंद करवाते हैं ताकि वे बातें कल को केस में फाइनल आर्गुमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाए। इसके बाद जो दोस्तों अगली चीज़ आती है वो होती है चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद चार्जशीट पर बहस होती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धारा लगाना, किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना है। इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट में लगे कि आरोपी पर केस यानी चार्ज फ्रेम करना बनता है लेकिन धाराओं सही नहीं है तो वह इन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में भी चार्जशीट लगा सकता है। चार्ज पर बहस होने के बाद आरोपी को या तो आरोप मुक्त किया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसने गुनाह कबूल किया है। अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा और फिर उस पर केस ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों जो इसके बाद अगली चीज़ आती है वो होती है गवाही पी। क्रिमिनल केस ट्रायल की स्टेज पर चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार गवाहों की गवाही होती है। सबसे पहले विक्टिम शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस यानी कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसकी गवाही
इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फिर फॉरेंसिक लैब वालों को भी केस के अनुसार दिए होते हैं। वैसे सबसे लास्ट में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। इसमें आरोपी पक्ष का वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए गवाहों की स्टेटमेंट के बाद उन्हें जिन्हें यानी कि क्रॉस करता है, इसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। क्रिमिनल केस ट्रायल का यह सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके वकील की काबिलियत देखी जाती है कि वह किस प्रकार उस केस को अपने अनुसार मोड़ डालते हैं। इसमें सबसे पहले सरकारी वकील गवाह के बयान लिखता है, फिर आरोपी पक्ष के वकील साहब उसका क्रॉस करते हैं। अगर कोई सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए या होस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील खुद उनसे जिरह क्रॉस करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। अगर पीड़ित कोई लड़की है और उसकी किसी महिला जज के सामने 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट भी हुई है तो वह जज भी गवाही के लिए बुलाई जाती है। उनका नाम भी गवाहों की लिस्ट में होता है। अगर महिला अपने यह बयान होने स्वीकार कर लेती है तो उन जज साहिबा को कोई नहीं बुलाता, उन्हें ड्रॉप करवा दिया जाता है। अगर पीड़ित महिला अपने 164 सीआरपीसी बयानों को नहीं मानती है या फिर उनमें कुछ बातें उसकी बिना कहे हुए लिखा होती है तो उन जज साहिब को गवाह के तौर पर भी बुलाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि आरोपी की गवाही के दौरान आरोपी की बरी यानी कि उसको डिस्चार्ज करना। क्रिमिनल केस ट्रायल की गवाही की स्टेज के दौरान शिकायतकर्ता या किसी गवाह की गवाही से यह लगे कि आरोपी को गलत बताया गया है तो कोर्ट उसको उस व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि शिकायत पक्ष कह दे कि वह व्यक्ति नहीं है जिसने की कानून तोड़ा है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट या सरकारी गवाह उसके पक्ष में गवाही दे जाए तो उसके बाद कोर्ट में लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय ही खराब होगा, तो ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर ख़त्म भी कर सकती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड की। शिकायत पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है। इसमें कोर्ट उससे केस से संबंधित सवाल करती है कि यह अपराध उसने किया है। इसमें व्यक्ति अगर अपनी गलती नहीं मानते हैं तो ट्रायल चलाने के लिए कहता है तो केस आगे चलता है। अगर गलती मान लेता है तो कोर्ट इसी स्टेज पर अपनी जजमेंट दे देती है जिससे उसे सजा सुनाई जाती है, लेकिन स्टेज पर कोर्ट कम से कम सजा देने की कोशिश भी करता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों डिफेंस एविडेंस की। क्रिमिनल केस ट्रायल की इस स्टेज में आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वह कोई सबूत अपने पक्ष में हो तो उसे पेश करवाता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलाकर पेश करवाया जाता है और अपना पक्ष रखा जाता है। इसके बाद केस फाइनल आर्गुमेंट में चला जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है फाइनल आर्गुमेंट यानी कि अंतिम भय। आरोपी पक्ष की गवाही के बाद केस बहस में लग जाता है। अगर बहस में कुछ पॉइंट बीच में आते हैं जिसमें कि समय लगता है या फिर किसी जजमेंट पर बहस होती है तो तारीखें पड़ती हैं, वरना पहली बहस के बाद केस अंतिम बहस में लग जाता है। वह इसलिए कि अगर केस में कुछ छूट गया है तो वह अगली बहस में पूरा किया जा सके। तो दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है जजमेंट। तो दोस्तों बहस पूरी होने के बाद केस में जजमेंट दी जाती है। अगर आरोपी को बरी कर दिया है तो ठीक है, अगर उसे सज़ा सुनाई गई है तो सज़ा के कारण दिए जाते हैं, लेकिन सज़ा कितनी है ये नहीं सुनाया जाता। उसके लिए अलग से तारीख दी जाती है जिसमें उसे सज़ा सुनाई जाती है। उसकी अपनी एक अलग कॉपी होती है। अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो वह ट्रायल कोर्ट
उसके कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी हुई कोर्ट भेजती है। जब हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कंफर्मेशन के लिए जो रेफरेंस ट्रायल कोर्ट से आता है, तो उसी दौरान दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। फिर भी अगर हाई कोर्ट उसकी फांसी की सजा को कंफर्म कर देता है, तो वह इसे आदेश की अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाए तो ट्रायल कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। अगर दोषी की सज़ा उम्र कैद या इससे कम होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट में कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है वह होती है स्टेटस ऑफ जजमेंट, यानी कि इस तारीख पर दोषी को सज़ा सुनाई जाती है। वह सज़ा जेल जाने, फाइल भरने या फिर कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी और प्रकार के काम करने के भी हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी स्टेप आता है वह होता है अपील। दोस्तों, सजा के बाद बेल का होना। अगर दोषी को सजा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आपको उसी कोर्ट में बेल मिल जाती है, वरना उसको जेल जाना पड़ता है या फिर वह ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करवाता है। अगर बेल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिली है तो आपके पास अपील के लिए 30 दिन का समय है। अगर सेशन कोर्ट आपकी ट्रायल कोर्ट कर रही है तो आपकी अपील का समय 45 से 60 दिनों का होता है। यह केस के अनुसार निर्भर करता है। इसके बाद जो दोस्तों अगला स्टेप आता है वो होता है अपील पिटीशन। अगर आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिली है तो आप अपने ऊपर की कोर्ट में, जो कि सेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहां पर अपील कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को लगे कि आरोपी बरी हो गया है या फिर उसे सज़ा मिली है तो वह भी ऊपर की कोर्ट में उसे ज़्यादा सज़ा दिलाने की अपील कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो बात आती है वो होती है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि अपने ही आदेश को दोबारा से सुनना। जब कोर्ट आपके किसी आदेश को सुनकर अपना फैसला सुना देती है तो आप दोबारा से उसे अपने आदेश को सुनने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा सेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हाई कोर्ट में ज़्यादा जजों के बेंच के सामने भी अपने केस को लगवा सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों अगली चीज़ आती है वो होती है मर्सी पिटीशन की, यानी कि दया याचिका। अगर दोषी व्यक्ति की हाई कोर्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद वह दोषी 10 साल से कम की सज़ा के केस में अपने राज्य के राज्यपाल और इससे ज़्यादा है तो सीधे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने दया याचिका दाखिल कर सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला देते हैं। अगर दोषी की दया याचिका भी खारिज हो जाए तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जिसमें एप्लीकेशन, आवेदन जो कि केस में किए जाते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है एग्जम्पशन एप्लीकेशन। अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है वह किसी कारण से उस दिन नहीं आ सकता तो वह धारा 205 CRPC में आवेदन करके उस दिन नहीं आने के कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। यह आवेदन उसके किसी परिचित या फिर वकील द्वारा सुना जाता है। इसके बाद जो दोस्तों अगली चीज़ आती है वह होती है परमानेंट एग्जम्पशन, यानी कि प्रत्येक पेशे से छुट्टी। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, बुढ़ापा या कोर्ट से उसके घर की दूरियां, अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वह कोर्ट से परमानेंट छुट्टी ले सकता है। इससे उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छुट्टी मिल सकती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने % ऐसे के लिए अंत में जजमेंट के समय ही बुलाया जाता है।
तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको एक चीज जरूर समझनी होगी, जो कि होती है क्षतिपूर्ति। यानी कि अगर पीड़िता या शिकायतकर्ता केस जीती है तो वह कोर्ट से क्षतिपूर्ति पाने की हकदार है। अगर दोषी पक्ष के सीता है तो वह स्टेट राज्य से या फिर शिकायतकर्ता से क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा दोषी पक्ष शिकायतकर्ता पर मनहानि का केस भी करके मुआवजा ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई है वह अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।